हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि हिंदी में आपका संयुक्त व्यंजन ये कितने होते हैं। तो ध्यान देंगे, संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या आपका 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं, छ होता है, उसके बाद आपका त्र होता है, उसके बाद बात करें तो स्र होता है, और क्या होता है? ज्ञ होता है। ये आपके हिंदी के 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? तो ध्यान देंगे, वर्ण किसको कहा जाता है? तो वर्ण आपका उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो वर्ण होते हैं इसके हम क्या कर सकते हैं? इसके खंड हम नहीं कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके खुद में स्वतंत्र होते हैं। इसमें से हमें क्या बताना है? इसमें से हमें बताना है कि कौन सा आपका वर्ण है। तो हम ह को देखिए तो ह आपका वर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए ह क्या है? ह को हम खंडित कर सकते हैं। जैसे ह को खंडित करें तो ह प्लस अ आ जाएगा। उसी तरह प को भी हम खंडित कर सकते हैं। क्या होगा? प प्लस अ हो जाएगा। उसके बाद क को भी हम खंडित कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? क प्लस अ आएगा। लेकिन अ क्या है? अ आपका वर्ण है, इसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, वर्ण किसको कहा जाता है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं। तो अ यहाँ पे क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हमें क्या बताना है? द का उच्चारण स्थान बताना है। तो देखिए, द की बात करें तो द का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हम दंत से किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो दंत से हम उच्चारण करते हैं आपका त का करते हैं, उसके बाद थ का करते हैं, द का करते हैं, उसके बाद ह का करते हैं, न का करते हैं, ल का करते हैं और हम स का करते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण हम दंत द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प से म तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं? प से म तक, तो प से म तक ये किस वर्ण में आएंगे? तो ये आपके आते हैं प वर्ग में। प वर्ग में आएंगे प से लेकर म तक। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बात करें ट वर्ग का, तो ट वर्ग में क्या आएगा? ट ठ ड ढ अड़, ट से लेकर अड़ तक आएगा। उसके बाद हम बात करें क वर्ग का, तो क वर्ग में क्या आएगा? क से लेकर आपका अंग तक आएगा। च वर्ग में क्या आएगा? च वर्ग में आपका च से लेकर आपका ञ तक आएगा। तो ये आपके वर्ग होते हैं, आप इससे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द चुनें। यौगिक शब्द हमें क्या करना है? इसमें चूज करना है। तो यौगिक शब्द किसको कहते हैं? तो यौगिक शब्द उसे कहा जाता है कि यदि इसके हम खंड करते हैं, इसको टुकड़ा करें, तो इसके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो यौगिक शब्द किसको कहा जाएगा? यदि कोई शब्द है, इसको हम खंडित करेंगे तो उसका दोनों अर्थ क्या हो? सार्थक अर्थ निकले, तो उसको क्या कहा जाएगा? यौगिक कहा जाएगा। तो इसमें से यौगिक कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे इसमें यौगिक आपका पाठशाला होगा। पाठशाला को हम खंडित करेंगे तो पाठ प्लस शाला, इन दोनों का अपना अपना क्या होता है? अर्थ होता है। तो पाठशाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द होगा। यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जिसके खंडित करने पे क्या हो? दोनों शब्दों का आपका स्वतंत्र अर्थ निकले, उसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ऑप्शन डी में यहाँ पे घर दिया गया है। देखिए, इसको हम टुकड़ा करें तो घ प्लस र आएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं।
ऊपर हम देखें तो यहाँ पे लंबोदर दिया गया है। तो देखिए लंबोदर, लंबा उदर हो जिसका, अर्थात लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लंबोदर से एक नया शब्द निकल के आ गया। क्या निकल के आया है? गणेश आया है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर की बात करें तो पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात विष्णु। तो वैसे शब्द जो खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द कहेंगे। तो ए और बी दोनों आपका योगरूढ़ हो गया। पाठशाला क्या है? इसको खंडित करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलेगा, तो यह क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द होगा। और जिसको खंडित करने पर अर्थ न निकले उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द चुनें। योगरूढ़ शब्द क्या होता है? तो अभी ऊपर हमने देखा है, ये आपका खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताते हैं। जो योगरूढ़ शब्द होते हैं ये क्या करते हैं? विशेष अर्थ आपका धारण करते हैं। तो देखिएगा इसमें से योगरूढ़ शब्द हम देखें तो ऑप्शन ए क्या है? पीताम्बर, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात पीताम्बर। तो पीताम्बर से क्या हमें मिलेगा? पीताम्बर से हमें विष्णु भगवान का क्या मिलता है? शब्द मिलता है। तो देखिए यह खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बता रहा है, तो इसमें योगरूढ़ शब्द क्या हो जाएगा? पीताम्बर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुने। तो तत्सम शब्द क्या होता है? तो तत्सम शब्द यह आपका संस्कृत का शब्द होता है। तत्सम शब्द क्या होता है? तो संस्कृत का शब्द होता है। ऑप्शन ए में है सूर्य। देखिए तो सूर्य क्या है? सूर्य आपका संस्कृत का शब्द है, यह आपका तत्सम होगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो तद्भव हम जानते हैं सूरज होता है। उसके बाद गृह है, तो गृह भी संस्कृत का शब्द है, तो ये भी आपका तत्सम होगा। उसके बाद दुग्ध है, तो दुग्ध भी क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो ये भी तत्सम है। ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? सूर्य, गृह, दुग्ध, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो सबसे पहले आपका भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम आपका सांकेतिक रूप में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कल हमने आपको बताया था अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? तो अंग्रेजी को हम रोमन में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद, इनकी संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या आपका 108 है। कितना है? 108 है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो विरह मीन्स क्या होता है? विरह का अर्थ आपका होता है अलगाव, बिछड़ना। क्या होता है? अलगाव होता है, बिछड़ना होता है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हमें बताना है, मुहावरा का अर्थ बताना है। क्या है? यह आपका है पानी उतारना। तो पानी उतारना इसका अर्थ क्या होगा? तो पानी उतारना इस मुहावरे का अर्थ आपका होता है इज्जत लेना। क्या होता है? इज्जत लेना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रात आंखों में काटना। रात आंखों में काटना अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा नींद न आना। क्या होगा? नींद न आना। रात आंखों में काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नींद न आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन समास है? चौराहा, चौराहा अर्थात चार राह। देखिए चौराहा है तो चार राह, जहाँ पे चार राहों का समूह होता है इसको क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। तो देखिए जहाँ भी आपको संख्या मिल जाए और उसमें समास आपका पूछा जाए तो वह कौन सा समास हो जाएगा? तो यह आपका द्विगु समास हो जाता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पहला पद आपका क्या होगा? संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो आपका होता है यह आपका संज्ञा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रथम शब्द
क्या हो, संख्यावाची हो और दूसरा शब्द क्या हो, संज्ञा हो, तब कौन सा समास होगा। तो देखिए पहला पद आपका संख्यावाची है तो कौन सा समास हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन समास है, राजपुत्र। तो राजपुत्र की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। क्या होगा, राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास होगा, तो ध्यान देंगे ऐसे शब्द जिसमें आपके अंतिम पद प्रधान हो और प्रथम पद क्या हो, पहला पद आपका संज्ञा या विशेषण होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। राजपुत्र यह कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। एक और एग्जाम्पल है तो जैसे दानवीर, दानों में जो वीर है क्या है, दानवीर उसको कहते हैं, ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज में कौन समास है। देखिए पंकज की बात करें तो जिसका पांक में जन्म हुआ हो अर्थात कमल। पंकज मीन्स क्या होता है, कमल होता है। तो देखिए यह खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बता रहा है, तो यह कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जैसे बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हमने कल दिया था, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, वंशीधर हो गया, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्या करता है, खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए पदों का मेल रहेगा तो पदों के मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वर्णों का मेल रहेगा, वर्णों का मेल रहेगा तो संधि होगा और पदों का मेल रहेगा तो क्या होगा, समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। तो का किस कारक की विभक्ति होती है, तो का आपका संबंध कारक का विभक्ति होता है। किसका विभक्ति होता है, संबंध का होता है। संबंध का आपका कारक चिन्ह क्या होता है, का होता है, उसके बाद के होता है और की होता है। ये सभी क्या होते हैं, आपके संबंध कारक के आपके विभक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, त से न तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं। ये प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था। तो त से न तक के वर्ण ये किस वर्ग में आएंगे, तो ये आपके त वर्ग में आएंगे। किस में आएंगे, त वर्ग में आएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं। जिस पर आपका क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट कर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।